स्मिता के साथ जिंदगी ने कैसा खेल खेला। आखिरकार 11 साल बाद कोर्ट का फैसला आ ही गया। वह जो चाहती थी वही हुआ था। उसे अपने पति से तलाक मिल गया था, लेकिन 11 साल बाद अब इस तलाक का क्या औचित्य था। जब उसने तलाक के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया था, तब वह 25 वर्ष की यौवन के भार से लदी सुंदर युवती थी। अब वह 36 साल की प्रौढ़ा हो चुकी थी। चेहरे पर उम्र की परतों को दिखाने वाली मोटी चर्बी चढ़ गई थी, जिस पर झुर्रियां पड़ने लगी थी। बाल सफ़ेद होने की यह कोई उम्र तो नहीं थी, लेकिन गमों के सायों ने उस पर सफ़ेदी फेरनी शुरू कर दी थी। यौवन पता नहीं कब चला गया था। हर सालज उसे वसंत का इंतजार रहता। अब उसके जीवन में भी फूल खिलेंगे। न जाने कितने वसंत उसके जीवन में आए और गुजर गए, लेकिन उसके मन में बगियों में फूल नहीं खिले, हवा में खुशबू नहीं फैले। 36 वसंत देखने के बाद भी उसे लगता कि उसके जीवन में कोई बसंत नहीं आया था। दूर दूर तक, जहाँ तक नजर जाती थी, पतझड़ ही पतझड़ दिखता था और आंखों में रेगिस्तान था। उसके जीवन के गुजरे साल सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ते हुए उसके दिल में भयानक सन्नाटों का एहसास करा रहे थे। इतने सालों बाद तलाक का आदेश पाकर वह गुमसी हो गई थी। आज वह यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि पति से तलाक तो मिल गया, लेकिन अब आगे क्या होगा। वह बिल्कुल अकेली है। माँ कई साल पहले गुजर गई थी। पिता उसी की चिंता में घुलते रहे और इसी कारण वे भी जल्दी मौत को गले लगाकर चल गए। माँ बाप की मृत्यु के बाद बड़े भाई ने उससे किनारा कर लिया। भाभी से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। उसको लेकर भैया भाभी में अक्सर तनातनी चलती रहती। वह सब देखती थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। उसका भार, उसके मुकदमे का भार कौन कब तक उठाता। वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। उससे केवल उसके मुकदमे का ही खर्च निकल पाता था। अब वह किराए के एक छोटे से कमरे में रहती। बवंडर की तरह विचार उसके मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ रहे थे। विचारों में खोई वह अदालत की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई। चारों तरफ लोगों की भीड़ और चीख पुकार मची थी। आज का शोर उसके कानों में बम के धमाके की तरह गूंज रहा था। लग रहा था शोर की अधिकता से उसके कान बहरे हो गए थे। किसी तरह वह कोर्ट परिसर में बाहर आई और बेमकसद एक तरफ चल दी। जनवरी का महीना था और धूप में तीव्रता का एहसास होने लगा था। चलते चलते वह एक छोटे से पार्क के पास पहुंची तो उसके अंदर चली गई। कुछ लड़के लड़कियां वहां बैठे थे। उसने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। वहां धूप छांव दोनों का आनंद ले सकती थी, लेकिन उसके जीवन के आनंद कहाँ था, जिन प्रश्नों पर वह कई बार विचार कर चुकी थी, वह बार बार उसके दिमाग में आ रहे थे। आज से 11 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी, तब वह नहीं जानती थी कि एक दिन वह बिल्कुल अकेली होगी। एक तलाकशुदा स्त्री जिसके जीवन में पतझड़ की वीरानी के सिवा और कुछ नहीं होगा। शादी से पहले उसकी सहेलियां उससे कहती थी कि वह घमंडी और अपनी खूबसूरती के मद में चूर लड़की है। वह नहीं जानती थी कि उसके स्वभाव में ये सारे गुण कैसे आ गए थे। ये जन्म से थे या हालात के तहत उसके स्वभाव में समा गए थे। तब वह जवानी और अपनी खूबसूरती के मद में चूर थी, इसलिए अपने इन अवगुणों की तरफ देखने, सोचने व उनमें सुधार लाने की तरफ उसका ध्यान नहीं गया। माँ बाप ने कभी उसे नहीं टोका कि उसमें कोई ऐसा अवगुण है जो उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। भाई को उससे कोई मतलब न था। शादी के समय माँ ने उसे सीख दी थी, बेटी अब तुम्हारे जीवन का दूसरा पक्ष शुरू होने जा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें यदि तुमने सोच समझकर कदम नहीं रखा तो जीवन भर पछताने के अलावा और कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। पति को काबू में रखना, सास ससुर को दबा कर रखना, उनके रिश्तेदारों को भाव न देना, वरना सब आए दिन तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर खड़े रहेंगे। कोशिश करना कि सास ससुर से अलग रहकर अपना स्वतंत्र जीवन बिताओ। इसके लिए हर समय पति को टोकते रहना। एक न एक दिन वह तुम्हारी बात मानकर अलग रहने लगेगा। माँ की बात उसने गांठ बांध ली और शादी के एक हफ्ते बाद ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो उसने सास की बातों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। सास कुछ कहती तो वह ना सुनने का बहाना बनाती। सास पास आकर कहती तो वह चिड़चिड़ा कर कहती, आप नहीं कर सकती क्या इतना छोटा सा काम? जब देखो तब मेरे सिर पर खड़ी रहती है। मैं जब इस घर में नहीं थी तो क्या ये काम आप नहीं करती थी? यहाँ जानबूझकर कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देती।
फिर भी सास उससे तकरार न करती। कुछ ही दिनों बाद उसने खाने को लेकर घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मुझे रोज़ रोज़ दाल चावल अच्छे नहीं लगते हैं। आपको खाने हो तो बनाइए, मैं अपना खाना अलग बना लिया करूँगी, नहीं तो होटल से मंगा लूँगी। पति राजीव ने उसे समझाते हुए कहा था। तुमको जो पसंद हो बना लिया करो, कोई मना करता है क्या। वह फास्ट फूड की शौकीन थी। चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल खाना उसे पसंद था। वह जानती थी ये चीज़ें घर में नहीं बनाई जा सकती थी, और अगर कोई बना भी ले तो किचन की गर्मी में फूकने से अच्छा है होटल से मंगा कर खा ले। इसलिए उसने इतना नाटक किया था कि घर में खाना बनाने का झंझट न करना पड़े। फिर भी उसने साफ साफ कह दिया कि वह खाना नहीं बनाएगी। वह फ़ोन पर ऑर्डर करके बाहर से अपने लिए खाना मंगवाने लगी थी। इस सब का एक ही मकसद था कि वह राजीव को अपने माँ बाप से अलग कर सके। यही नहीं, हर रविवार जिद करके वह राजीव को बाहर ले जाती और महंगे रेस्तरां में खाना खाकर आती। जब भी दोनों बाहर से खाना खाकर आते, वह देखती कि राजीव का मूड उखड़ा उखड़ा सा रहता, लेकिन वह ध्यान नहीं देती। एक दिन राजीव ने कह ही दिया, स्मिता अब ये महंगे शौक छोड़ दो, कुछ जिम्मेदारियां भी समझो। मेरी पगार इतनी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए रोजाना बाहर से खाना मंगवा कर खिला सकूं। अपने हाथ से बनाना सीखो। मैं पूरे घर के लिए खाना नहीं बना सकती। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। माँ बाप से अलग रहो तो मैं घर में खाना बनाऊंगी, वरना बाहर से ही मंगवा कर खिलाओ। राजीव तिल मिलाकर रह गया था कि फिर वह शांत भाव से बोला, माँ बाप हमारे ऊपर बोझ नहीं है, यह हमारा पुश्तैनी घर है। उनसे अलग रहकर मेरा खर्च दोगुना हो जाएगा। यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आती तो क्या मेरा और अपना खर्च नहीं उठा सकते। उठा सकता हूँ, मगर अलग रहकर नहीं। राजीव ने साफ साफ कहा। तुम मेरा खर्च उठा सकते हो तो शादी क्यों की थी। समझ नहीं आता, लोग कमाते एक थैला भी नहीं, लेकिन सुंदर पत्नी की कामना करते हैं। इससे अच्छा तो कुंवारे रहते। स्मिता, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो। मेरे पापा को इतनी पेंशन मिलती है कि वे अपना खर्च खुद उठा सके। वे मेरी तनख्वाह का एक पैसा नहीं लेते, लेकिन जो शौक तुमने पाल रखे हैं उनमें मेरी तनख्वाह 15 दिन भी नहीं चलती। बाकी महीने का खर्च कहाँ से आएगा। खाने के अलावा घर के और भी खर्च है, यह तुम जानो। यह तुम्हारा घर है, घर का खर्च चलाना भी तुम्हारा काम है। सही है, लेकिन अनाप शनाप खर्चों पर घर का खर्च नहीं चलता, बल्कि बर्बादी आती है। तो मैं अनाप शनाप खर्च करती हूँ, खाना ही तो खाती हूँ, और क्या। मैं सब समझती हूँ, पैसे बचाकर माँ बाप को देते हो। अब ऐसा नहीं चलेगा। आइंदा से तनख्वाह मेरे हाथ में रखा करोगी, तब मैं देखती हूँ घर कैसे चलता है। राजीव मान गया। उसने अगले महीने की पूरी तनख्वाह स्मिता के हाथ में रख दी। यह लो, इसमें 5,000 रुपये निकाल दिया। मैंने एक पॉलिसी ले रखी है, इसके अलावा मेरा स्कूल आने जाने का खर्च 3,000 रुपये है, बाकी तुम रख लो और घर चलाओ। राजीव को 8,000 रुपये देकर बाकी पैसे स्मिता ने रख लिए। पैसे हाथ में आते ही वह मनमानी पर उतर आई। बिना कुछ सोचे विचारे उसने खाने पीने की चीज़ों और अपने लिए कपड़े खरीदकर एक हफ्ते में ही राजीव की पूरी तनख्वाह ख़त्म कर दी। तुम्हें तनख्वाह इतनी कम मिलती है, मुझे पता नहीं था। वह तो एक हफ्ते भी नहीं चली। स्मिता ने जैसे राजीव पर एहसान करते हुए कहा, बाकी महीना कैसे चलेगा। राजीव ने तब भरी निगाहों से उसे देखा। 40,000 रुपये कम नहीं होते। इतने में 10 आदमी बड़े आराम से एक महीना दाल रोटी खा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी से 40 रुपये एक हफ्ते में खर्च हो गए। अब घर में बैठकर दाल रोटी खाओ। राजीव की आवाज़ सख्त नहीं थी, लेकिन उसमें थोड़ी तल्खी थी। उसे लगा कि राजीव उसे डांटेगा, इसलिए वह पहले ही लगभग चीख कर बोले, पता नहीं कैसे भिखमंगों से घर में माँ बाप ने मुझे ब्याह दिया। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते में ले आए थे, लेकिन उन्हें टूट पुंजिया स्कूल मास्टर पसंद आया। स्मिता, तुम हालात को समझने की कोशिश करो। अमीर से अमीर आदमी भी होटल का खाना खाने से एक दिन कंगाल हो जाता है। तुम घर में खाना बना लिया करो। मैं इस घर के किचन में अपनी आंखें नहीं फोड़ूंगी। मुझे कहीं से भी पैसे ला कर दो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। मैं एक भिखारिन की तरह इस घर में नहीं रह सकती। और वह पैर पटकती हुई बेडरूम में चली गई। रात में राजीव उसे मना रहा था। स्मिता, मैं समझ सकता हूँ कि शादी के पहले तुम्हारी अलग ज़िंदगी थी, लेकिन शादी के बाद हर लड़की को ससुराल की हालत के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। मुझे उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है।
अगर तुम मेरा खर्च नहीं उठा सकते हो तो मुझे तलाक दे दो, अभी भी मुझे अच्छा घर-वर मिल जाएगा, स्मिता ने ऐंठ कर कहा। राजीव तब सन्न रह गया था। उस मुद्दे पर उसने स्मिता से कोई बहस नहीं की। स्मिता रोज राजीव से पैसे मांगा करती, लेकिन वह मना कर देता। एक दिन खींच कर स्मिता ने कहा, कंगाल आदमी, लो संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। उसने तैस में ऐसा कह दिया और अपने कपड़े लत्ते समेटे और जाते जाते फिर बोले, जिस दिन मेरे खर्च लायक कमाने लगो मुझे विदा कराने आ जाना, लेकिन उसके पहले माँ बाप से अलग रहने का इंतज़ाम कर लेना। राजीव और उसकी माँ ने उसे कितना मनाने की कोशिश की। यह याद आते ही स्मिता की आंखों में आंसू आ गए। सोच सोच कर वह दुखी होने लगी। लेकिन अब दुखी होने से क्या फ़ायदा। आज जिस हालात में वह थी उसके जिम्मेदार तो वह खुद ही थी। पार्क की बेंचों पर और पेड़ों के नीचे अब लड़के लड़कियों की तादाद बढ़ने लगी थी। स्मिता ने अपने चारों तरफ निगाह डाली। लड़के और लड़कियां खुले प्यार का आदान प्रदान कर रहे थे। उसने एक लंबी सांस ली। उसे कुछ अजीब सा लगने लगा था और वह उठकर पार्क से बाहर आ गई। शाम होने में अभी थोड़ी देर थी। उसने अपने घर की तरफ का रुख किया। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो कहानियों को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।